friends, how are you? Myself Devendra Chaudhary and I welcome you on the online platform of Bansal Classes. So जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पे काफ़ी कुछ चर्चाएं कर चुके हैं, अभी हम उससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, this is a hemisphere radius r, charge density sigma coulomb per meter square, this point is P, find electric field at P. ओके, तो आप इसे ट्राई करें। इसका जो आंसर है वो है आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब आप ये ट्राई कर लें तो उसके बाद आप ट्राई करें एक क्वार्टर पोर्शन अगर हो इसी हेमिस्फीयर का क्वार्टर पोर्शन, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस आर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ये भी आप फाइंड करें, इसका आंसर आएगा कुछ सिग्मा अपॉन 4√2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आप ये ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जो निकाला है वो निकाला है आपका कूलम्ब्स लॉ से डिराइव करके। तो अब एक नया लॉ आएगा आपके सामने और वो होगा आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है फ्लक्स और क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो दिस फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ फ्लो। किसका मेजरमेंट है? फ्लो का, और वो भी थ्रू एन एरिया। अब एरिया यहां पर कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लो मैं कहूं कि ये एक रिंग है और इधर से हवा चल रही है, तो क्या मैं इस रिंग का एरिया ये है, क्या मैं यहां पर मेजर कर सकता हूं फ्लो को इस एरिया से? हाँ, आप आराम से मेजर कर सकते हैं। आपको इसकी अगर वेलोसिटी पता है, इसकी अगर डेंसिटी पता है, तो आप पता लगा सकते हैं कि इस एरिया से कितना फ्लो हो रहा है। क्लियर? अगर मैं इसी रिंग को ऐसे रख दूं, अब इस एरिया से कितना फ्लो हो रहा है? 0। कोई भी एयर तो सीधी जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें से ऐसे गुजर रही है, सीधी जा रही है वो तो यहां पर वही प्लेट को अगर ऐसे रखते हैं तो फ्लो मेजरमेंट अच्छा आ रहा है, और अगर मैं ऐसे रख दूं तो 0 हो रहा है। बीच में अगर कहीं रखता हूं तो उसमें कम हो जाएगा, यू नो दैट। तो यहां पर मेजरमेंट ऑफ फ्लो थ्रू एन एरिया। अच्छा, तो पहले मेजरमेंट होगा, किसका मेजरमेंट होगा? फ्लो का। किसके थ्रू? किसी भी एरिया के थ्रू। अब एरिया कैसी क्वांटिटी है? तो पहली बात, एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी।
इसकी डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो कि ये कोई एक डिस्क है, ये इसका एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। दिस इज एरिया वेक्टर। आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपने एरिया को डिसाइड कर दिया कि ऊपर लिया है मैंने एरिया ए, इसका मतलब ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव कंसीडर कर चुके हैं, तो अब आप थ्रू आउट द क्वेश्चन इस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो एरिया किसी प्लेट का दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन एक तरफ आपने ले लिया, उसको आपको फिर कंसीडर पॉजिटिव ही करना पड़ेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन उस डायरेक्शन को। किसी भी क्लोज सरफेस का, जैसे ये मान लो एक स्फीयर है और ये क्लोज सरफेस है, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। अब यहां पर एक एरिया नहीं होगा बल्कि बहुत सारे एरिया वेक्टर निकलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा। तो ये बातें थी एरिया वेक्टर की। हमने एरिया वेक्टर क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है अगर मैं डिस्क को ऐसे रख दूंगा तो एयर फ्लो मेजरमेंट उसमें 0 आएगा, तो एरिया का वेक्टर कंसीडरेशन जरूरी है। अच्छा, अब बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किस चीज को मेजर करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लोन थ्रू एन एरिया। ठीक है, अब ये तो होगी डेफिनेशन की बात कि भाई जैसे मान लो ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम बताते चलते हैं। जब भी आप पैरेलल लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, देखो हर जगह डेंसिटी सेम है, आप कहीं भी देख लो, यहां देख लो, अगर मैं ये एरिया ले लूं तो कितनी लाइंस पास हो रही है? 4। यहां पे भी कितनी लाइंस पास हो रही है सेम एरिया में? 4। इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अच्छा, तो हाँ, तो अब यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी उसको काउंट करूंगा, और वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहली बात तो मैंने ये एरिया ले लिया, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है इसमें से? 4। तो इससे फ्लक्स कितना जनरेट हुआ? 4। कितना फ्लक्स इस एरिया से एसोसिएट है? 4। अगर मैं एक छोटी प्लेट लूं इतनी सी, तो इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है? 2। तो इसमें इसका कितना फ्लक्स है? 2। ठीक है, अगर मैं यहां पर ऐसा बना दूं, ये डिस्क लूं, इससे कितनी लाइंस पास होगी? 0। सारी लाइंस इसके पैरेलल चली जाएगी, तो इसका फ्लक्स कितना है? 0। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने यहां पर इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइन बनाई। कोई बच्चा अगर यहां पर 3 लाइन और बना दे तो यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? 7। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक चार्ज है, उसके पास मैंने एक प्लेट रखी, उसका फ्लक्स मैं मेजर कर रहा हूं 3 आ रहा है, दूसरा मेजर कर रहा है 7 आ रहा है। तो फील्ड लाइन जो है वो हमारी हाइपोथेसिस है कि
हम किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लाइंस ड्रॉ करें। क्लियर है? दिस इज इमेजिनेशन। तो अब ऐसा नहीं है कि 3 लाइन पास हो रही है तो यहां इसका फ्लक्स 3 है, 4 हो रही है तो 4 है, नहीं। बट इसमें से अगर मैं पहले वाले डायग्राम पे चले जाऊं जिसमें सिर्फ 4 लाइंस थी, तो इस एरिया में से जो फ्लक्स पास हो रहा है, जो आप कह रहे थे 4 है, और इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है जो आप कह रहे थे 2 है, एग्जैक्टली 4 और 2 नहीं है, बल्कि इसका जो फ्लक्स है, अगर इसका फ्लक्स 5 है तो इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 2-5 रेशियो। तो लाइंस ऐसा नहीं है कि लाइंस जिसने ज्यादा ड्रॉ करते हैं ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है, नहीं। तो इस लाइंस के कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने क्या किया, लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लाइंस भी ज्यादा होगी। तो फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय फाई, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाएगा? फाई से। और फाई क्या है? तो फाई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। वेक्टर डॉट एस, मैं यहां पर एस वेक्टर ले रहा हूं। व्हाट इज एस? एस इज एरिया वेक्टर। कैसा वेक्टर है? एरिया वेक्टर। एस इज एरिया वेक्टर एंड फाई। अब बताओ फाई की यूनिट क्या होगी? देखो चीजें हैं जो क्लियर कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब फील्ड लाइंस किसी ने 4 ड्रॉ करी, किसी ने 5 कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा। तो इस दुविधा से दूर होते हुए हम फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स इज व्हाट? ई डॉट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को, और उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी फील्ड लाइंस हैं जो उसमें से पास हो रही है वो आपको मिल जाएगी। तो रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, क्या होती है भाई? न्यूटन पर कूलम। और एरिया वेक्टर की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाई की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है फ्लक्स? तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? यहां तक नोट करें। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जो कि है आपका 10 न्यूटन पर कूलम, और पैरेलल लाइन से मतलब कांस्टेंट है। इसके सामने एक प्लेट रखी है ऐसे, जिसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो कितना फ्लक्स एसोसिएट है इससे? इस प्लेट से कितना फ्लक्स एसोसिएट है? तो यहां पर एक बच्चे ने
इधर लिया एरिया वेक्टर, तो जिसने इधर लिया उसका फ्लक्स आएगा आपका 10 इंटू 2 इंटू कॉस 0, तो उसका आएगा 20। लेकिन आप कोई बच्चा इधर भी ले सकता है एरिया वेक्टर को, तो उसका फ्लक्स आएगा आपका -20। कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों सही है। ये जो बालक है, ये बालक जो फ्लक्स या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसमें एंटर कर रही है उसको पॉजिटिव मान रहा है। अब उसको थ्रू आउट द क्वेश्चन जो फील्ड लाइंस किसी एरिया में एंटर करेगी उसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, और जो बाहर निकलेगी उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो बालक है, ये जो एंटर कर रही है फील्ड लाइंस, उसको नेगेटिव मान रहा है, तो जो एग्जिट करेगी वो इसके लिए पॉजिटिव होगी। दोनों सही है, लेकिन अप्रोच अब चेंज हो चुकी है। आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहां पर यही एरिया ऐसे रखा हुआ हो, अब चाहे एरिया वेक्टर ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये एंगल अब 90 डिग्री हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 0। कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 0। तो दिस इज ऑल थिंग्स अबाउट द फ्लक्स, अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छोटी सी डेफिनेशन है, E डॉट एरिया, और उसके बाद कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है इसमें, लेकिन इससे एसोसिएटेड एक बहुत अच्छी चीज है हमारे पास। अब जैसे मैंने एक चार्ज लिया Q, ठीक है, और इस चार्ज के बाहर मैंने एक स्फीयर बना दिया। ध्यान से सुनना, अब कहानी स्टार्ट हो रही है अगले लॉ के लिए। ये क्या है? एक स्फीयर है। अगले लॉ के लिए कहानी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना। स्फीयर है जिसकी रेडियस अगर यहां से देखें तो स्मॉल r है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर। इस स्फीयर से, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? फ्लक्स मतलब कोई चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है तो मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे पास हो रही है, मतलब इस स्फीयर को काटते हुए बाहर निकल रही है। तो कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो इस स्फीयर को क्रॉस करके बाहर जा रहा है, कुछ फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है? तो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम। फाइव E डॉट एरिया। अब यहां पर अगर स्फीयर का मैं एरिया देखूं तो ये क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस का एरिया हमेशा बाहर होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और अगर मैं यहां पर एक छोटा सा ये सरफेस लूं, इस स्फीयर पे ही छोटी सी सरफेस लूं, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा। लेकिन क्योंकि हर एक का एरिया वेक्टर अलग अलग है, तो इस एरिया वेक्टर को मैं छोटा सा एरिया वेक्टर कह देता हूं, ds वेक्टर, और ये है बड़ा वाला जो है ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ds वेक्टर। तो इस छोटे से, इतने से एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो छोटा सा फ्लक्स पास हो रहा है d5 इक्वल्स टू E डॉट ds। और बेसिकली
यही फ्लक्स की ट्रू डेफिनेशन है कि डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है, एरिया वेरिएबल हो सकता है, बहुत कुछ वेरिएबल हो सकता है, तो हम बहुत स्मॉल एलिमेंट से ही डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो दिस इज ट्रू डेफिनेशन, डी फाई इज ई डॉट डी एस। अच्छा, नाउ अब अगर मुझे पूरी सरफेस से, ये तो इतने छोटे से पार्ट से आपका फ्लक्स पता चला, आपको पूरी सरफेस में अगर फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो E ds cos 0 दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो E r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ अपॉन r स्क्वायर एंड डॉट ds इंटीग्रेट। अब देखो ये पूरी सरफेस देखोगे तो आप स्फीयर है और जिसकी रेडियस r है, तो r कांस्टेंट है इस स्फीयर के लिए, तो KQ है r स्क्वायर, ये तो आ गया बाहर, और ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds इस सरफेस का एरिया है छोटा सा, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस इंटीग्रेशन को कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रेशन, या फिर कई बार यहां पे भी एस लगा देते हैं, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसा है, सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब सरफेस पे इंटीग्रेट हो रहा है। तो ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, ds 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 सारा इंटीग्रेशन कितना आएगा, 4 pi r square। तो दिस इज नेट फ्लक्स। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया और नेट फ्लक्स आया, k होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4 पाई से 4 पाई गया। नेट फ्लक्स कितना आया, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आप यहां पर समझे, नेट फ्लक्स कितना आया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आया चीज समझ में, तो आगे चलते हैं। तो यहां पर नेट फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की हमने डेफिनेशन देख ली, और कैसे निकालेंगे, तो E डॉट ds करेंगे, और इस एरिया से पूरे से फ्लक्स हमने निकाला जो कि आया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना आपको ध्यान से, ये तो आपने स्फीयर बनाया, जो अच्छा बड़ा प्यारा सा स्फीयर था, जिससे इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हुआ, q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं इस स्फीयर के बजाय यहां पर एक बहुत ही गंदा सा स्फीयर बनाता है, ऐसा स्फीयर बनाता, तो उससे कितना फ्लक्स पास होता। ये स्फीयर नहीं है, मतलब एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके बाहर स्फीयर तो एक बहुत ही सिमेट्रिक अच्छी सरफेस है, लेकिन ये जो हमने बाहर बनाई है वो ऐसे कोई मतलब पन्नी पलेट दी बाहर इस चार्ज के, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, लॉजिक लगाएं। फ्लक्स क्या है,
मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस फ्लो करेगी। तो एक बार ध्यान से सोचो, इस स्फीयर से कितनी लाइंस फ्लो करी, कितना फ्लक्स आया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या जो लाइंस इस स्फीयर से पास हो रही है वही लाइंस तो इससे पास होगी आके, है कि नहीं। अगर जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन आपने ड्रॉ करी थी, तो स्फीयर से कितनी लाइन पास करी, 10। तो स्फीयर का फ्लक्स 10, तो वही 10 लाइनें अब इस आपने जो एक गंदी सी सरफेस बनाई इससे पास करेगी, तो इससे भी कितना फ्लक्स पास होगा, 10। और हमने बात की थी रेशियो की, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। जो लाइंस स्फीयर से पास करेगी वही लाइंस आपकी इस क्लोज सरफेस से पास करेगी, तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसी भी सरफेस बना दो, ऊपर आप एक डब्बा रख दो, इस पे क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड, क्योंकि स्फीयर हमारा क्लोज था। स्फीयर से जितनी लाइंस पास करी वो क्लोज सरफेस से पास हुई, तो उसके बाद आप कैसी भी क्लोज सरफेस बना दो, सबसे कितना ही फ्लक्स पास करेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अगर Q की बजाय यहां पर 2Q होता है तो कितना फ्लक्स पास करता है, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर -2Q होता तो कितना पास करता, -2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर 0 होता तो कितना फ्लक्स पास करता, 0। क्लियर है। तो यहां पर गॉस एक महान साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ। बहुत ही लॉजिकल लॉ था, कोई तीर नहीं मारा उन्होंने वही बताया जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। उन्होंने क्या बताया, तो डेफिनेशन है इसकी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इसी क्लोज सरफेस को उन्होंने, या फिर बाद में हम उनकी इज्जत के लिए बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी होगी, तो क्लोज होगी। ऐसा नहीं एक डिस्क बना दी ये गॉसियन सरफेस है, नहीं, क्लोज होनी चाहिए पूरी, चाहे कैसी भी हो। क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, बाल्टी पर कवर्ड होनी चाहिए। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या होगा, तो Q होगा Q एनक्लोज्ड। कौन किसमें एनक्लोज्ड, उस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो होगा Q। तो ये गॉस ने कहा, बोलो भाई यहां तक आया समझ में। तो दिस इज द गॉस लॉ कि एक क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो होगा आपका Q एनक्लोज्ड, मतलब उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कैसी भी सरफेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहीं पे भी चार्ज हो अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, इज दिस क्लियर? आई होप मैंने बहुत अच्छे समझाया। क्या बात करूं यार मेरी तो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और इसको एलॉबरेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, और फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है आपका E डॉट ds, और ये तो छोटी से एरिया के लिए आया था, ds के लिए, ये फ्लक्स किससे आया था, ds के लिए। टोटल एरिया के लिए निकालना है, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तभी तो क्लोज सरफेस का एरिया आएगा। तो दिस इज
सरफेस इंटीग्रेशन, जब भी ऐसा साइन बना हो इसका मतलब सरफेस इंटीग्रेशन किया आपने। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा आपका Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, अब जैसे जैसे एक स्फीयर है, तो स्फीयर क्लोज्ड है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो कितना फ्लक्स पास होगा इसमें से? जीरो। कितना फ्लक्स पास होगा? जीरो। मान लो इसके बाहर यहां पर एक चार्ज है, कितना फ्लक्स पास होगा? अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा? जीरो ही होगा। बाहर भले चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तो देखो भाई, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। मैंने 3 लाइन से ड्रॉ कर दिया, क्लियर है? अब अगर मैं यहां पर देखूं तो इस सरफेस पे कितनी लाइंस एंटर कर रही है? 3। कितनी लाइंस एंटर कर रही है? 3। अगर मैं घुसने वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं तो निकलने वाले को नेगेटिव मानूंगा, क्लियर है? क्योंकि इसका एरिया कुछ इधर होगा और इसका एरिया कुछ इधर होगा। अगर इसका एरिया इधर है तो यहां पर फ्लक्स जो एंटर कर रहा है, मतलब जो लाइंस एंटर कर रही है वो नेगेटिव है, यहां पर जो निकल रही है वो पॉजिटिव है। अगर यहां से 3 लाइन एंटर कर रही है तो निकलेगी भी कितनी? 3। तो 3 फ्लक्स एंटर कर रहा है, 3 फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। नेट फ्लक्स कितना? 0। नेट फ्लक्स 0, वही हम कह रहे हैं। तो अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसका फ्लक्स 0 रहेगा। भले आप बाहर कितना भी चार्ज रख दो, इस चार्ज से जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स यहां से निकल भी जाएगा। लेकिन अगर एक स्फीयर के अंदर चार्ज होता है तो सिर्फ एग्जिट हो रहा है, यहां पर कहीं पर भी एंटर नहीं हो रहा, सबसे निकल रहा है। देखो यहां से तो कुछ निकल रहा है ना, कुछ फ्लो हो रहा है ना। एग्जैक्टली, क्लियर है? तो दिस इज हाँ, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स फ्लो नहीं करेगा। चलो भाई, अच्छी बात है। ई एरिया मैंने लिख दिया, व्हाट इज ई? तो मान लो ऐसी सी कोई एक गंदी सी सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q1 Q2 और इसके बाहर चार्ज है Q3। तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? तो वो होगा आपका Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज्ड कितना है? Q1 प्लस Q2। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन। अब जो ये फ्लक्स होता है वो ये होता है, ये, और ये किसके बराबर है? तो ये इसके बराबर है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आपने क्या किया, यहां पर छोटी छोटी ऐसी ऐसी सरफेस बनाई, उनका ds वेक्टर लिया और यहां पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है और इनके बीच में एंगल ये थीटा है, तो आपने क्या किया? E डॉट ds, इनका डॉट प्रोडक्ट किया और उसके बाद पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दिया और वो इतना आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? क्या Q1 की वजह से है, क्या Q2 की वजह से है, क्या Q3 की वजह से है, या तीनों की वजह से, या सब की वजह से? किसकी वजह से?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? क्या केवल अंदर जो एनक्लोज्ड है चार्ज उनकी वजह से या फिर ड्यू टू ऑल? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्यू टू ऑल चार्जेस, सब चार्जेस की वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो उसकी वजह से तो फ्लक्स जीरो ही आएगा। तो आप जब उसका सरफेस इंटीग्रेशन करोगे वो अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबकी वजह से रखें, नो प्रॉब्लम। तो ये गॉस ने भी बताया अपनी थ्योरी में कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, नॉट ओनली एनक्लोज्ड, ऑल द चार्जेस, इसके बाहर जो भी चार्ज हैं उनकी वजह से भी इसकी सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कंसीडर होगा किसमें? ई डॉट ds में। लेकिन जो ई डॉट ds का नेट इंटीग्रेशन होगा या फिर जो फ्लक्स होगा जो क्लोज सरफेस से पास करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? क्यू एनक्लोज्ड पे। अगर अंदर कोई चार्ज है तो फ्लक्स आएगा, अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो। क्लियर है? सो आज के लिए इतना काफी है। आप एनसीईआरटी उठाएं, एससी वर्मा उठाएं, शीट उठाएं, उसमें से फ्लक्स को और अच्छे से पढ़ें। एंड थैंक यू।